हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ गुप्ता आप सभी का आज के सेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज तक हम रिसर्च के बारे में स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन, मीन, मीडियन एंड मोड की कैलकुलेशन के बारे में सीख चुके हैं। इसके अलावा प्रॉब्लम स्टेटमेंट किस तरीके से बनाया जाता है और उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, क्या क्या चीज़ें हमको ध्यान में रखनी चाहिए। इसके अलावा सैम्पलिंग टेक्निक के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इन टॉपिक्स की वीडियो आप इस चैनल के अंतर्गत आप देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि रिसर्च प्रोसेस क्या होती है, उसके कौन कौन से स्टेप्स होते हैं और रिसर्च प्रोसेस को स्टडी करना हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिसर्च प्रोसेस को स्टडी करना, इन स्टेप्स को स्टडी करना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये स्टेप्स हमें एक बेसिक आइडिया देते हैं कि हमें अपनी रिसर्च को किस तरीके से आगे बढ़ाना है। जब हम फर्स्ट टाइम रिसर्च करने जाते हैं किसी भी टॉपिक को लेकर के, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के, तो हमें उसकी प्रोसेस के बारे में कोई आइडिया नहीं होना कि हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है। तो रिसर्च प्रोसेस एक प्रकार से हमारे लिए डायरेक्शन का काम करती है। हम उस रिसर्च प्रोसेस को फॉलो करके हम अपनी रिसर्च को कंटिन्यू और कैरी कर सकते हैं। तो ड्यूरिंग द रिसर्च अगर हमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो हम इन रिसर्च स्टेप्स को डीपली स्टडी करके हम इसकी प्रोसेस को समझ सकते हैं और ये हमें टाइम टू टाइम हमको गाइड करती रहेगी कि हमें अपनी रिसर्च को किस तरीके से करना है। तो इम्पोर्टेंट समझ में आने के बाद अब हम देखते हैं कि रिसर्च प्रोसेस के स्टेप्स कौन कौन से हैं। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट इज आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, सेकंड वन इज रिव्यूइंग ऑफ लिटरेचर, थर्ड वन इज सेटिंग research question, objective and hypothesis, fourth one is selecting research design, fifth one is selection of sample and sampling technique, next one is collection and analyzing of data, and next one is writing report, and the last one is communication of the findings। तो वन बाय वन हम इन स्टेप्स को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले स्टेप्स की हम लोग बात करते हैं आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। रिसर्च स्टार्ट करने के लिए हमारे पास एक बेसिक आइडिया होना चाहिए, हमारे पास एक टॉपिक होना चाहिए, हमारे पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए कि हम किस फील्ड के अंदर, किस सब्जेक्ट के अंदर रिसर्च करने जा रहे हैं। तो आपके मन में एक बेसिक क्लियरेंस होना चाहिए अबाउट द टॉपिक कि हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर रिसर्च करनी है। और वो टॉपिक जो है वो वेग नहीं होना चाहिए, वो वेरी स्पेसिफिक होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, अगर आपने प्लान किया है कि मुझे डायबिटीज़ या डायबिटिक पेशेंट पर रिसर्च करनी है, तो डायबिटिक टॉपिक अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके अंदर आपको सेलेक्ट करना होगा कि एक्चुअली आप क्या रिसर्च करना चाहते हो। आप डायबिटीज़ की नॉलेज चेक करना चाहते हो। अब नॉलेज चेक करना चाहते हो तो किस में चेक करना चाहते हो? पॉपुलेशन में चेक करना चाहते हो, या स्टाफ की नॉलेज चेक करना चाहते हो, या स्टूडेंट की नॉलेज चेक करना चाहते हो? डायबिटीज अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, इसको हमको शॉर्ट आउट करना पड़ेगा ताकि हम किसी स्पेसिफिक फिनोमेना पर पहुंच सकें। आपने कहा नॉलेज में फिर क्वेश्चन अरेज होता है कि किसकी नॉलेज, पॉपुलेशन की, सैंपल की, स्टाफ की या स्टूडेंट की। आपने कहा मैं इफेक्ट चेक करना चाहता हूं कि डायबिटीज़ की वजह से पर्सन की लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो अब आपने कहा कि मैं इफेक्ट चेक करना चाहता हूँ, तो इफेक्ट में भी फिर क्वेश्चन आता है, आप फिजिकल इफेक्ट चेक करना चाहते हो, आप सोशल इफेक्ट चेक करना चाहते हो, आप साइकोलॉजिकल इफेक्ट चेक करना चाहते हो। तो यहाँ पे क्या है, हमको वेरी स्पेसिफिक होना पड़ेगा। टॉपिक सेलेक्ट करना और उसको स्पेसिफाई करना, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे बात की डायबिटीज़ की नॉलेज के बारे में, और हम चाहते हैं कि हम स्टाफ की नॉलेज चेक करें। तो हम इसी पॉइंट को लेकर के आगे बढ़ेंगे और जितने भी पॉइंट हैं हम इन्हीं पॉइंट को लेकर के आगे समझने की कोशिश करेंगे। तो प्रॉब्लम सेलेक्ट करने के बाद हमने क्या किया, हमने उस प्रॉब्लम को साइंटिफिक वे में यहाँ पर मेंशन कर दिया। प्रॉब्लम स्टेटमेंट किस तरीके से लिखा जाता है इसके बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझने के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो हमने जो प्रॉब्लम यहाँ पे आइडेंटिफाई की थी उसके रिगार्डिंग हमने यहाँ पे एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखा है, और वो क्या है, ए स्टडी टू असेस द नॉलेज रिगार्डिंग डायबिटीज़ अमॉन्ग स्टाफ नर्सेज वर्किंग इन सेलेक्टेड हॉस्पिटल्स ऑफ अजमेर। मतलब अजमेर के सेलेक्टेड हॉस्पिटल्स के अंदर जो स्टाफ नर्सेज काम कर रही हैं उनको डायबिटीज़ की नॉलेज कितनी है। तो इस टॉपिक को लेकर के, इस पॉइंट को लेकर के हम रिसर्च करना चाहते हैं। तो हमने क्या किया, एक वेग टॉपिक को वेरी स्पेसिफिक टॉपिक के अंदर कन्वर्ट किया, और वेरी स्पेसिफिक आइडिया लेने के बाद हमने उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को साइंटिफिक वे में एक्सप्लोर कर दिया।
प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, मतलब उस टॉपिक से रिलेटेड ऑलरेडी क्या क्या रिसर्चेज हो चुकी हैं, कितना नॉलेज एग्जिस्टिंग है, उस सब नॉलेज को आइडेंटिफाई करना, उसको शॉर्ट आउट करना। उन सब लिटरेचर्स को पढ़ने के बाद जो ऑलरेडी रिसर्चेज हो चुकी हैं उनको अपन बोलते हैं लिटरेचर, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। तो जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जो एग्जिस्टिंग रिसर्च है इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, हम उनको सर्च करते हैं ताकि हमें इस टॉपिक के बारे में और ज़्यादा आइडिया मिल सके। अब बात करते हैं कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और किन किन चीज़ों में हमको ये हेल्प करता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जिनमें हमको रिव्यू ऑफ लिटरेचर हमको हेल्प कर सकता है। तो वो क्या क्या पॉइंट हैं? सिलेक्शन ऑफ रिसर्च डिजाइन, जब हम रिव्यू करते हैं जो एग्जिस्टिंग लिटरेचर है उनका जब हम रिव्यू करते हैं तो हमें एक आइडिया मिलता है कि जो ऑलरेडी रिसर्चेज हो चुकी हैं उनमें कौन सा रिसर्च डिज़ाइन यूज़ किया गया है और उसको यूज़ करने का कारण क्या है, क्योंकि रिसर्च डिज़ाइन जो होता है वो हमारी रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग सेट होता है और हमारी रिसर्च की फीजिबिलिटी के अकॉर्डिंग सेट होता है। तो जब हम रिव्यू सर्च करते हैं तो हमें इस डिज़ाइन के बारे में एक आइडिया मिलता है, तो हम अपनी रिसर्च को भी उसी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग कैरी कर सकते हैं। दूसरा हमको आइडिया मिलता है सिलेक्शन ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक, कि कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक हमारे स्टडी में सैंपल को सेलेक्ट करने के लिए बेस्ट रहेगी। सैम्पलिंग टेक्निक के बारे में भी मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, उसको भी आप इस चैनल के अंतर्गत देख सकते हैं। थर्ड हमको हेल्प करता है कि हमारा जो सैंपल साइज़ कितना होना चाहिए, तो सैंपल साइज़ को डिसाइड करने में भी हमको हेल्प करता है, क्योंकि कई बार क्या होता है अगर हमने ज़रूरत से जितना रिक्वायर्ड है उससे अगर हमने कम सैंपल साइज़ लिया है तो हो सकता है कि हमको इफेक्टिव फंडिंग नहीं मिले। तो एक एक्यूरेट सैंपल साइज़ का आइडिया, एक रफ आइडिया हमको रिव्यू ऑफ लिटरेचर से मिल सकता है। नेक्स्ट हमको हेल्प करता है टूल प्रिपरेशन में, डेटा कलेक्ट करने के लिए हम जो क्वेश्चनायर तैयार करते हैं या कोई भी हम परफॉर्मा तैयार करते हैं वो कहलाता है हमारा टूल। तो टूल वो मीन्स है जिसके द्वारा हम डेटा कलेक्ट करते हैं। ये कुछ भी हो सकता है, नॉलेज क्वेश्चनायर हो सकता है, आपका लाइकट स्केल हो सकता है, रेटिंग स्केल हो सकता है, इसके अलावा चेकलिस्ट हो सकती है। तो ये जो टूल हैं हमें डेटा कलेक्ट करने में हेल्प करते हैं। अब टूल के अंदर कौन कौन सा कंटेंट रखना है, कौन से आइटम्स रखने हैं, क्या क्वेश्चंस हमको प्रिपेयर करने हैं, इनके बारे में भी एक आइडिया हमको, अगर हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं डीप, तो वहाँ से हमको इनका आइडिया मिल सकता है। इसके अलावा अगर हमारी स्टडी में इन्फॉर्मेशन बुकलेट या लेसन प्लान या प्लान टीचिंग प्रोग्राम इस तरह का कोई इंटरवेंशन हमने मेंशन किया है, तो उस इंटरवेंशन को डिज़ाइन करने में, उस इंटरवेंशन को प्रिपेयर करने में भी हमें प्रीवियस जो स्टडी है उनसे हमको आइडिया मिलेगा। अब हम थर्ड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, सेटिंग रिसर्च क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव्स एंड हाइपोथेसिस। रिसर्च क्वेश्चन किस तरीके से सेट किया जाता है? फर्स्ट जब हमने एक्सप्लेन किया था आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, वहाँ पे हमने साइंटिफिक स्टेटमेंट लिखा था, तो उसको हम कह रहे हैं सेटिंग रिसर्च क्वेश्चन। मतलब वो आपका क्या है, रिसर्च का क्वेश्चन जिसको कि आपको आइडेंटिफाई और सर्च करना है। उसके बाद उस रिसर्च के अंदर हम कौन कौन सी एक्टिविटी करना चाहते हैं, क्या हमको ऑब्जेक्टिव्स फाइंड आउट करने हैं, क्या क्या हमको रिजल्ट्स फाइंड आउट करने हैं, उन रिजल्ट्स को बेसिस पर हम अपने यहाँ पर ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। नेक्स्ट है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है? इट इज़ ए प्रिडिक्टेबल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। व्हाट इज हाइपोथेसिस? इट इज प्रिडिक्टेबल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स वो फिनोमेना होती है जिनको कि हम स्टडी करते हैं या फिर जो हमारे कंट्रोल में होती है, जिनके ऊपर हम लोग रिसर्च करना चाहते हैं। तो अगर हमने जो फर्स्ट में हमने जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखा था उसमें हमारा वेरिएबल्स क्या बनेगा? नॉलेज रिगार्डिंग डायबिटीज। तो ये हमारा वेरिएबल बनेगा क्योंकि इस वेरिएबल को हम स्टडी करना चाहते हैं। तो ये हमारा बनता है रिसर्च वेरिएबल। इसके अलावा दो प्रकार के वेरिएबल और होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि एक्सपेरिमेंटल स्टडी के अंतर्गत काम में आते हैं। तो अगर हमारी स्टडी एक्सपेरिमेंटल है तो हमारे जो वेरिएबल्स होंगे वो डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। इसके अलावा अगर हमारी स्टडी नॉन एक्सपेरिमेंटल है तो वहाँ पे हमको रिसर्च वेरिएबल देखने को मिलेगा। तो हाइपोथेसिस जो होता है वो प्रेडिक्टेबल रिलेशनशिप होता है। इस स्टडी में क्या है, हमारे पास एक वेरिएबल होता है, तो इसके अंदर हाइपोथेसिस किस तरीके से बनेगा? एक्सपेरिमेंटल स्टडी में दो वेरिएबल्स होते हैं, इसलिए हम वहाँ पर हाइपोथेसिस इजीली क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हाइपोथेसिस बनेगा वो आपका डेमोग्राफिक वेरिएबल्स के साथ एसोसिएशन को लेकर के हाइपोथेसिस बनेगा, और वो उसकी लैंग्वेज क्या होगी चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमने एक एसोसिएशन लिखा है, हम
हमको नहीं पता कि एसोसिएशन हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसलिए हमने विल बी वर्ड का यूज़ किया है। द नॉलेज विल बी सिग्निफिकेंटली एसोसिएटेड विद द सेलेक्टेड डेमोग्राफिक वेरिएबल, मतलब हम जो नॉलेज असेस कर रहे हैं स्टाफ नर्स की डायबिटीज को लेकर के, वो सेलेक्टेड डेमोग्राफिक वेरिएबल पर डिपेंड कर रही है या नहीं कर रही है। जैसे हम लोग जब स्टडी करते हैं तो हम ये पढ़ते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर चीज़ मेल में ज़्यादा है या फीमेल में ज़्यादा है, या फिर कोई भी पर्टिकुलर फिनोमेना डेवलपिंग कंट्री में ज़्यादा है या डेवलप्ड कंट्री में ज़्यादा है। तो इस तरह के जो रिलेशंस निकल के आते हैं वो हम इस हाइपोथेसिस के द्वारा फाइंड आउट करते हैं। तो अगर आपको डेमोग्राफिकली किसी भी चीज़ को एसोसिएट करना है तो हाइपोथेसिस इस तरीके का बनेगा। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सेलेक्टिंग रिसर्च डिजाइन। ऑलरेडी हम लोग डिजाइन के बारे में बात कर चुके हैं। तो डिजाइन किस पर डिपेंड करती है? हमारे ऑब्जेक्टिव्स पर और हाइपोथेसिस पर कि हम क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो हाइपोथेसिस डिपेंड करेगा वेरिएबल्स पर, और वेरिएबल्स, हाइपोथेसिस एंड ऑब्जेक्टिव्स हेल्प करते हैं हमको कि हमारा रिसर्च डिजाइन क्या होगा, एक्सपेरिमेंटल होगा या नॉन एक्सपेरिमेंटल होगा। अगर हम एक वेरिएबल का किसी दूसरे वेरिएबल पर इफेक्ट चेक करना चाहते हैं तो इस प्रकार की जो स्टडी होती है, हमारी रिसर्च डिजाइन होती है, वो होती है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। और अगर हमारे पास केवल रिसर्च वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल है, उसको हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमारी रिसर्च डिजाइन होगी नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन सेलेक्ट करने के बाद हमको आइडेंटिफाई करना है कि हमारी पॉपुलेशन क्या होगी। तो जैसे हम लोगों ने प्रॉब्लम स्टेटमेंट में लिखा था कि हमारी पॉपुलेशन क्या है, स्टाफ नर्सेज। तो अजमेर की हम लोग बात कर रहे थे, अजमेर के अंदर स्टाफ नर्सेज की हम लोग नॉलेज चेक करना चाहते हैं। तो अब क्या होगा कि स्टाफ नर्सेज जो कि अजमेर के अंदर काम कर रही हैं उनका पॉपुलेशन साइज लार्ज है। तो हम क्या करेंगे, उनमें से कुछ पॉपुलेशंस के अंदर उनमें से हम कुछ सैंपल्स को सेलेक्ट करते हैं जो कि हमारी स्टडी के अंदर पार्टिसिपेंट्स बनेंगे, और हम केवल डेटा उन्हीं से कलेक्ट करते हैं। तो पॉपुलेशन से सैंपल को सेलेक्ट करना वो कहलाती है सैम्पलिंग, और उस सैम्पलिंग के अंदर जो टेक्निक्स यूज होती हैं वो कहलाती है सैम्पलिंग टेक्निक। तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि सैम्पलिंग टेक्निक का मैंने वीडियो अपने इस चैनल के अंदर डाला है। सैम्पलिंग टेक्निक के बारे में डिटेल से जानने के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप है कलेक्शन ऑफ डेटा। जो सैंपल हम लोगों ने सेलेक्ट किए हैं उन सैंपल को हमने जो टूल बनाया वो टूल एडमिनिस्टर किया जाता है, और उस टूल के ऊपर वो अपने जो रेस्पॉन्स प्रोवाइड करते हैं, और वो रेस्पॉन्स जो होता है वो हमारा डेटा होता है। तो डेटा जो होता है जिस वेरिएबल्स को हम चेक करना चाहते हैं उससे रिलेटेड होता है। डेटा कलेक्शन के बाद हमारे पास डेटा एनालिसिस करना उसका नेक्स्ट स्टेप है, और डेटा एनालिसिस करने के लिए हमारे पास कई प्रकार के स्टैटिस्टिकल फॉर्मूले हैं। दो प्रकार के टेक्निक्स यूज़ की जाती है, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स एंड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आपके मीन, मीडियन एंड मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, इस तरह की कैलकुलेशन होती हैं, जबकि इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स के अंदर आपके टी टेस्ट, जेड टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, एनोवा, एनकोवा, मान विटने, इस प्रकार के टेस्ट आते हैं। तो इन टेस्ट को जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव्स है, जो भी हमारा हाइपोथेसिस है, उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इन फॉर्मूले को यूज़ किया जाता है, और हमने जो डेटा कलेक्ट किया उस डेटा को एनालाइज किया जाता है। एनालिसिस करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है राइटिंग रिपोर्ट। जो हमने एनालिसिस किया है उनका इंटरप्रिटेशन करना, ताकि हम अपने हाइपोथेसिस को जस्टिफाई कर सके कि हम जो पाना चाहते थे, हमको जो रिजल्ट्स चाहिए था वो रिजल्ट्स एक्चुअली में हमको मिला है या नहीं मिला है। तो एनालिसिस करने के बाद हम उसकी एक रिपोर्ट तैयार करते हैं कि जो हमने सोचा था, जो हमने रिजल्ट एक्सपेक्ट किया था, वो रिजल्ट हमको मिला है या नहीं मिला। रिपोर्ट लिखने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कम्युनिकेशन ऑफ द फाइंडिंग्स, कम्युनिकेशन ऑफ द रिजल्ट्स, फाइंडिंग या रिसर्च। कम्युनिकेशन का मतलब होता है हमने जो फाइंडिंग्स एक्सप्लोर किए हैं, हमको जो रिजल्ट्स मिला है, उस रिजल्ट्स को कम्युनिकेट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। ऐसी रिसर्च का क्या फ़ायदा जो किसी दूसरे के काम नहीं आए। तो जो हमने फाइंडिंग्स किया उसको केवल अपने तक क्यों सीमित रखना, उस फाइंडिंग को एक्सप्लोर करना जिससे कि वो किसी दूसरे और लोगों के काम आ सके। अब कल्पना कीजिए कि अगर आप अपनी रिसर्च को पब्लिश नहीं करोगे, अपनी फाइंडिंग्स को कम्युनिकेट नहीं करोगे, और इसी तरह से हर रिसर्चर ये सोचे, तो आप जब रिव्यू ऑफ लिटरेचर सर्च करते हो तो आपको एग्जिस्टिंग नॉलेज के बारे में पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये फिनोमेना आपको नहीं मिलेगा। जब आप अपनी रिसर्च को पब्लिश करते हो और कोई अदर पर्सन उस टॉपिक से रिलेटेड कोई रिसर्च करना चाहता है, तो आपकी रिसर्च उसके लिए रिव्यू ऑफ लिटरेचर का काम करेगी, तो वो आपकी रिजल्ट की फाइंडिंग्स को यूटिलाइज कर सकता है। तो रिसर्च कम्युनिकेट करने के लिए हमारे पास एक मेथड है पब्लिकेशन। हम लोग जो जर्नल्स हैं, रिसर्च जर्नल्स, उनके अंदर हम अपने टॉपिक को पब्लिश करा सकते हैं, ताकि वो अदर पब्लिक या स्टाफ के लिए भी बेनिफिशियल हो सके। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आज की इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आपकी आज की इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।